वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4 लेकर। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज भैया हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशनशिप को आज हम पता करेंगे। दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है भैया, है ना? हाँ। और फिर उसके बाद हम क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। और आज हम जो है नीट और जेई और सीबीएसई बोर्ड के ढेर सारे क्वेश्चंस यहां पर लेकर आपके सामने आए हैं। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा। तो हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे रिलेशन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का आज हमें रिलेशन जो है पढ़ना है। अच्छा, अब आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अच्छा भैया, और जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नेचर में कैसी है? कंजर्वेटिव इन नेचर है। अच्छा, मतलब भैया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, वो किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था जब हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे थे तो वहां पर जो वर्क निकल रहा था वो केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा था? फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर। ऐसे ही जो हमारी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन भी कैसा होगा? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना होगा? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भैया, अगर मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो छोटा सा वर्क है ना? यानी मैं कहूं कि छोटा सा वर्क है और छोटे वर्क को ऐसे लिखते हैं डीडब्ल्यू, तो फिर ये किसके इक्वल होगा? तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो भी छोटा होगा। हाँ, तो ये क्या होगा? माइनस के डी यू। अच्छा भैया, माइनस के डी यू। देखो ये जो डेल्टा है ये डेल्टा करता है क्या? ये डेल्टा करता है तुम्हारे सिग्निफिकेंट चेंज को रिप्रेजेंट। सिग्निफिकेंट चेंज मतलब बड़ा चेंज। और जो डी होता है ये डी यू ये करता है स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट। यानी ये क्या है? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल एनर्जी का कैसा चेंज है? स्मॉल चेंज, है ना? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भैया, अब आपने वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू के डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भैया, तो वर्क का क्या फॉर्मूला है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर फोर्स कौन सी होगी? फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। तो यहां पर फोर्स भी कौन सी रहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पर एफ ई डॉट और डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी? छोटी डिस्प्लेसमेंट यानी डी आर। एफ डॉट डी आर ये क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ली है और डिस्प्लेसमेंट कैसा लिया है? छोटा। तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस के डी यू के इक्वल। माइनस के डी यू के इक्वल। अब ये जो रिलेशन निकल के आया है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन है भैया। ये किसका रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन। भैया यार पागल बना रहे हो हमको, है? मतलब पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन निकालिए, आप हमें क्या पढ़ा रहे हो? फोर्स और डिस्प्लेस पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन निकाल रहे हो, हमें घुमा क्यों रहे हो? सीधे सीधे बताओ ना कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या हुआ? बताते हैं ना, सवाल करो थोड़ा सा। अब आपने एक चीज क्या पढ़ी थी? एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हम फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। हाँ, तो अगर मैं फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं तो वो मेरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना लिख सकता हूं? मैं यहां से जो फोर्स होगी, फोर्स, ऐसे फोर्स को कैसे लिख सकता हूं? फोर्स क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई। क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई, यानी जो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो फोर्स क्या होगी? फोर्स होगी क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई। अच्छा, अब भैया आपने एक चीज और पढ़ाई थी कि जो चेंज इन पोटेंशियल को अगर मैं टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं तो मेरा वहां पर चेंज इन पोटेंशियल निकल के आता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ये है ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो मेरा यहां पर चेंज इन पोटेंशियल निकल के आएगा। चेंज इन पोटेंशियल निकल के आएगा। तो यहां से जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? क्यू नॉट टाइम्स ऑफ
चेंज इन पोटेंशियल देखो सिंपल समझो, सिंपल क्या समझेंगे, जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल है, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल के, यानी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो छोटा सा चेंज है, तो छोटा सा चेंज के लिए हम क्या करेंगे, डी यू ये किसके इक्वल होगा, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ डी बी, है ना, ये क्या होगा, ये छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, यानी डी यू इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ डीवी, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ डीवी। अब फोर्स की और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज को अगर हम इस रिलेशन में डिफाइन कर देंगे, इस रिलेशन में पुट कर देंगे, तो हमें यहां से जो रिलेशन मिलेगा वो किसका रिलेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन हमें मिलेगा। तो इन दोनों वैल्यूज को, फोर्स की और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज को हम इस रिलेशन में क्या है, पुट करते हैं। तो फोर्स कितना हमारा, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई, है ना, हाँ, और डॉट डी आर, देखो फोर्स लिख दिया और डॉट डी आर, डॉट डी आर। अच्छा, अब क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी वेक्टर साइन लगा सकता हूं, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, और जो डी यू है वो डी यू कितना है, क्यू नॉट डीबी, क्यू नॉट डीबी, तो माइनस का क्यू नॉट डीबी, माइनस का क्यू नॉट डीबी, देखो यहाँ पे ये माइनस है और डी यू की वैल्यू रख दी हमने कितनी, क्यू नॉट डीबी। अच्छा, तो यहां से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डीबी के इक्वल आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, डीबी के इक्वल आएगा, और कैसी डीबी, माइनस का डीबी। और अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो वो कितना आएगा, डीबी ओवर डी आर, E इज इक्वल टू माइनस के डीबी ओवर डी आर, कितना लिखूंगा, E इज इक्वल टू माइनस के डीबी ओवर डी आर, बोलो कितना लिखूंगा, E इज इक्वल टू माइनस के डीबी ओवर डी आर। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। ये जो रिलेशन निकल के आया है, ये हमारा रिलेशन किसके बीच का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। अच्छा, और ये जो डीबी ओवर डी आर है, ये जो डीबी ओवर डी आर है, ये डीबी ओवर डी आर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, मतलब कि वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जब भी हमारा चेंज इन पोटेंशियल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, सिंपल। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू माइनस के डीबी ओवर डी आर, E इज इक्वल टू माइनस के डीबी ओवर डी आर। इसको नोट कीजिए, यहां से नोट करेंगे, इसको कर लिया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं भैया। अब उनमें से पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, in a given direction is the negative of potential gradient in that direction, potential gradient in that direction। यानी अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो वो क्या होगा, उस डायरेक्शन की पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होगा। मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। यही तो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए ऐसे, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दैट डायरेक्शन। अच्छा, और इसकी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस का डीवी ओवर डी आर, E इज इक्वल टू डीवी ओवर डी आर। यहां पर ये वेक्टर साइन लगा सकते हैं हम, ठीक है। अब यहां पर जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे नेगेटिव साइन shows that negative sign shows that in the direction of
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। यानी ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, मतलब मेरा जिस डायरेक्शन में, यानी मेरा जिधर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा वही मेरी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बढ़ो। नेगेटिव साइन शोज दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। जैसे आपसे मैं कहूं कि मेरे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, है ना, और मेरे पास यहां पर दो पॉइंट है, एक है ए और दूसरा पॉइंट है मेरे पास बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो आपसे पूछा कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब सिंपल समझो, ये क्या है, ए पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा ए पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वी वो ज्यादा होगा किससे, बी ए से। बी किससे होगा ज्यादा, बी ए से। अच्छा भैया एक और एग्जांपल दे दो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, एक बढ़िया सा एग्जांपल दे दो। जैसे आपने देखा है कि जो प्लस क्यू चार्ज होता है, प्लस क्यू चार्ज होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, कैसी होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। अच्छा अब देखो मैंने यहां पर दो पॉइंट मान लिए, मैंने मान लिया कि यहां पर कोई पॉइंट है ए और यहां पर कोई पॉइंट है बी, यहां पर कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। इस पॉइंट की दूरी इस चार्ज से है r1 और बी पॉइंट की दूरी इस चार्ज से है r2, ठीक है। अच्छा तो अगर मैं यहां पर पोटेंशियल लिखना चाहूं तो वो कितना होगा, अगर मैं बी ए लिखना चाहूं तो वो होगा KQ/R1, बी पॉइंट पोटेंशियल लिखना चाहूं बी पॉइंट पर वो कितना होगा, KQ/R2। अब यहां पर ये चीज देखो, जो R2 है वो ज्यादा है, R2 जो है वो ज्यादा है R1 से, देखो R2 डिस्टेंस ज्यादा है ना R1 से। अच्छा तो अगर जिसकी डिस्टेंस कम उसका पोटेंशियल ज्यादा, तो R1 क्या है, कम है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा नहीं होगा, हाँ इसकी पोटेंशियल R2 ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगा, कम, यानी जो BA होगा वो BB से ज्यादा होगा, BB से ज्यादा होगा। और मेंटोस जिंदगी क्या कहती है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम, तो बी पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इस पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक इसको नोट कीजिए, यहां तक समझ में आया। तो इसके ऊपर अब एक आधा सवाल कर लेते हैं, यहां तक इसको नोट कीजिए। चलिए करते हैं, और सवाल जो है ये नीट 2011 में आया हुआ सवाल है भैया, ये जो सवाल है ये नीट 2011 में आया है, तो इसको एक बार पढ़िए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद हम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑल इन मीटर्स इन स्पेस गिवन बाय v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी जो पोटेंशियल दिया हुआ है मैं वो कितना है, 4x स्क्वायर है, और किसमें है, वोल्ट में। अच्छा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,0,2 यानी ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स। तो 1,0,2 पॉइंट्स पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहां पर एक चीज सोचो, ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है मुझे एक्स कोऑर्डिनेट का पोटेंशियल दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट का पोटेंशियल दिया हुआ है, वाई और जेड का नहीं है ना, मतलब वाई और जेड का नहीं है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा केवल और केवल एक्स डायरेक्शन का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यहां पर वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अच्छा तो E इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल्स टू होता है माइनस का dB ओवर dr, कितना होता है, माइनस का dB ओवर dr, और B की वैल्यू कितनी दी है, 4x स्क्वायर। तो यहां से E कितना होगा, है ना, यहां से E जो होगा, चलो इधर करते हैं ना, यहां से जो E होगा वो कितना होगा, माइनस का d ओवर dx, और पोटेंशियल कितना है, 4x स्क्वायर। अब हमें क्या है, 4x स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो 4 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो इसको बाहर ले लेंगे, तो d ओवर dx अब हमें किसका निकालना है, यानी x स्क्वायर का हमें क्या है, डिफरेंशिएशन निकालना है। अच्छा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 2x, क्यों, क्योंकि भैया अगर मैं d ओवर dx निकालता हूं किसका, x की पावर n का, तो वो कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, वो कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, माइनस का 4। अब देखो x देखो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, n, तो n कितना है 2, तो यहां पे कितना लिखूंगा मैं 2, है ना, फिर लिखूंगा x और उसकी पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, कितना आएगा ये, कितना आएगा ये कितना आएगा, माइनस का 4
और कितना 2x है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x। तो e इक्वल टू कितना आया माइनस के 4 इंटू 2x यानी माइनस के 8x, कितना आया माइनस के 8x। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, x डायरेक्शन का। ये किस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, x डायरेक्शन का। दोबारा समझो कैसे क्वेश्चन हुआ। हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं वो क्या होता है, E इक्वल टू माइनस के dB ओवर dr। B की पोटेंशियल की वैल्यू हमें दी हुई है 4x स्क्वायर। जब मैं 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 4 क्या है कांस्टेंट, वो आ जाएगा बाहर, वो कितना आएगा माइनस का 4। और x स्क्वायर का मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है 2x। तो माइनस का 4 इंटू 2x कितना होगा माइनस का 8x। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी आएगी, x डायरेक्शन की, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो x में दिया हुआ है, y भी और z में नहीं दिया हुआ। अच्छा तो अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, यानी x की वैल्यू कितनी है ना, कोऑर्डिनेट में देखो तो x की वैल्यू कितनी है, ये है x कोऑर्डिनेट की, ये है y कोऑर्डिनेट की और ये है z कोऑर्डिनेट की। यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -1। तो ex कितना आएगा, ex आएगा माइनस का 8 इंटू 1 यानी कि माइनस का 8 आई कैप। कितना आएगा माइनस का 8 आई कैप। अब x डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करते हैं, आई कैप। और यूनिट वेक्टर क्या है, ये x एक्सिस में डायरेक्शन शो करता है, यानी x एक्सिस का, यानी आई कैप क्या है, आई कैप ये यूनिट वेक्टर है और ये डायरेक्शन शो करता है कि डायरेक्शन हमारी किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, x एक्सिस की तरफ। अच्छा तो कितना है माइनस का 8 आई कैप। तो कितना आएगा 8 along नेगेटिव x एक्सिस, कितना आएगा 8 along नेगेटिव x एक्सिस, कितना आएगा 8 along नेगेटिव x एक्सिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा y डायरेक्शन में 0 और z डायरेक्शन में कितना होगा वो भी 0। समझ में आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में निकलेगा, केवल और केवल x डायरेक्शन में निकलेगा और वो कितना है माइनस का 8 आई कैप, मतलब कि 8 along नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए इसको, फिर अगला सवाल करते हैं, एक और नोट कीजिए इसको। अब देखो अगला सवाल करते हैं, और ये जो सवाल है ये नीट 2015 में आया हुआ सवाल है भैया। ये सवाल क्या कहता है कि इफ पोटेंशियल इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज v x y z, है ना। अब के पोटेंशियल क्या है, आपके x y z तीनों डायरेक्शन में दिया है, तो इसका मतलब भैया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी तीनों डायरेक्शंस में होगा। हाँ तो पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 6xy माइनस का y प्लस 2yz है ना, प्लस 2yz, ये हमें पोटेंशियल दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ये क्या है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कितने एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1,1,0। तो हमें पोटेंशियल निकालना है। अब देखो सॉरी हमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dv ओवर dr, माइनस का dv ओवर dr। अच्छा पहले हम क्या है यहाँ पर x डायरेक्शन का डिस्प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर यहाँ पर y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा और यहां पर एक चीज रखना, हम यहां पर जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब उसके लिए फॉर्मूले नहीं चेंज होंगे, तुम्हारे फॉर्मूले वही रहेंगे डिफरेंशिएशन वाले। मतलब यहां पर क्या है, जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो बाकी सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। समझ रहे हो, अगर मैं y डायरेक्शन का निकाल रहा हूं तो x और z डायरेक्शन में क्या होगा 0। अगर मैं z का निकाल रहा हूं तो x और y में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ये कहता है कि जब भी मैं किसी एक वेरिएबल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी एक डायरेक्शन का किसी भी एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो बाकी सभी वेरिएबल्स को मुझे कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। हाँ तो अगर मैं कहूं तुमसे कि ex कितना होगा, यहां से ex होगा माइनस का dv ओवर dx, माइनस का dv ओवर dx, और यहां से v कितना है x के लिए है वो है देखो 6xy, ये देखो 6xy है ना। तो यहां पर अब मैं जब x डायरेक्शन में करूंगा तो मैं यहां से कौन से वेरिएबल को लूंगा जहां पर x होगी, है ना, कौन सी टर्म को लूंगा जहां पर x होगी। देखो इस 6xy है, इस टर्म में x है लेकिन यहां पर केवल y है, यहां पर x नहीं है, इसको नहीं लूंगा। और y z का डिफरेंशिएशन 0, तो ये भी 0 होंगे, ये भी 0 होंगे। ये किस केस में होंगे, जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसका x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो यहां पर b की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा 6xy, है ना, तो माइनस का d ओवर dx और डिफरेंशिएशन किसका करूंगा 6xy का, डिफरेंशिएशन किसका करूंगा 6xy का। अच्छा यहां पर माइनस का 6y क्या है, इसको बाहर ले लूंगा तो डिफरेंशिएशन किसका होगा d ओवर dx, किसका x का, यानी डिफरेंशिएशन होगा x का विद रिस्पेक्ट टू dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। अच्छा ये dx से dx कट जाएगा तो
तो जो EX आएगा, जो X डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 6y, माइनस का 6y। और देखो y की वैल्यू कितनी है, ये है x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू, यानी माइनस का 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू माइनस का 6, विच इज इक्वल टू माइनस का 6। और x डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर कौन सा लगाते हैं, x डायरेक्शन के लिए लगाते हैं i कैप। तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, माइनस के 6 i कैप। अच्छा भैया, अब देखो अगर मैं कहूं y डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो वो कितना होगा, माइनस के dv ओवर dy, माइनस के dv ओवर dy। अब देखो, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कौन कौन सी किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक करूंगा मैं 6xy। अब देखो सभी टर्म में y है, यहाँ पर 6xy, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो मैं सभी का डिफरेंशिएशन करूंगा इस पूरी टर्म का, तो वो कितना होगा, d ओवर dx। पोटेंशियल कितना है, 6xy माइनस के y प्लस के 2yz, प्लस के 2yz। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, देखो जो 6xy है उसको मैं ले लूंगा बाहर, यानी ey कैसे लिखूंगा, ऐसे 6xy है उसको मैं ले लूंगा बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, dy ओवर dx का, dy ओवर dy है ना। y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy ओवर dy, यहां पे y का कितना होगा, dy ओवर dy प्लस इस 2z को अगर मैं बाहर ले लूंगा तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, y का, वो कितना होगा, dy ओवर dy। देखो यहां से dy से dy कट गया, ये dy से dy कट गया, तो यहां से ey कितना आया मेरा, ey कितना आया, माइनस का 6x, माइनस का 6x, ये कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस के 2z, प्लस के 2z। अब इसको खोल के लिखो कितना आएगा, माइनस का 6x प्लस का 1 माइनस का 2z, माइनस का 2z। अब देखो यहां पर वैल्यूज रख दो, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1, x की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। और जो z की वैल्यू है, वो कितनी है, 0, z की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये कितना आएगा, माइनस का 6 प्लस 1, माइनस का 6 प्लस 1 यानी माइनस के 7 है, नहीं सुनो, ये माइनस का 7 क्यों आएगा रे, माइनस का 5 है ना, माइनस का 5। और यहां पर y डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा आता है, j कैप, है ना। y डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा आता है, j कैप। अब देखो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकला माइनस 6 कैप, और y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला माइनस के 5j कैप। अच्छा, अब ये देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, जो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, माइनस के 6j कैप। अच्छा, माइनस का 6j कैप कौन से में, देखो एक इसमें एक इसमें, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो कैंसिल, ये तो हो नहीं सकते। अब देखो माइनस 6i कैप, और फिर क्या है, y डायरेक्शन में कितना है, माइनस का 5j कैप। अच्छा, माइनस का 5j कैप, इसमें कितना है, माइनस प्लस का 9j कैप, यानी माइनस का 9j, इसके में माइनस 5 j कैप, तो ये भी कैंसिल। अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन यही तो हो गया, जो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस के 6 के माइनस का 6i कैप, हाँ। y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस का 5j कैप, ये भी कितना है, माइनस के 5j कैप। अब रे जब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 6i कैप माइनस के 5j कैप, है ना, माइनस के 5j कैप। तो आंसर कौन सा होगा, दूसरा, आंसर कौन सा होगा, दूसरा। लेकिन मैं z डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखा देता हूं आपको, है ना। तो जो z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, dv ओवर dz। और यहां पर b कौन कौन से लूंगा मैं, इसको, यानी कि माइनस के 2yz ओवर dx, तो माइनस के 2y तो बाहर हो जाएगा, और dz ओवर dz, तो dz से dz कट जाएगा, माइनस के 2y, तो y कितना है, y की वैल्यू कितनी है, देखो 1, तो माइनस का 2 इंटू 1, ये कितना होगा, माइनस के 2, और यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, k कैप। देखो यही आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात भैया, बिल्कुल सही बात। तो पहले हमने क्या किया, x डायरेक्शन में निकाला, वो कितना है, माइनस का 6i कैप, फिर y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला माइनस का 5j कैप, और फिर z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो कितना है, माइनस का 2k कैप, है ना। इसमें क्या है, 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, इसका मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सभी टर्म माइनस में हो जाएंगी। आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। तो इसको नोट कीजिए यहां तक बढ़िया तरीके से। और फिर इसके बाद एक सवाल करते हैं जो कि जेई और सीबीएसई बोर्ड दोनों में आया हुआ सवाल है, इसको नोट कीजिए। अगला एक और सवाल करते हैं, और ये सवाल जो है जो जेई मेंस और सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ये सवाल जो है वो जेई मेंस और सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है, और वो क्या कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 4x स्क्वायर प्लस 3x, 4x स्क्वायर प्लस 3x, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x इज इक्वल टू 1 मीटर टू x इज इक्वल टू 2 मीटर।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस की डीवी ओवर dt, सॉरी माइनस की डीवी ओवर dx, माइनस की डीवी ओवर dx। अच्छा, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से अगर मैं dv लिखना चाहूं मैं यहां से, तो वो कितना होगा, वो होगा माइनस के ई dx, माइनस के ई डॉट dx, वो कितना होगा, e डॉट dx। अच्छा, अब ये क्या है, अगर मैं यहां से मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और कितना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है। अगर मुझे यहां से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इस वाले पोटेंशियल का मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इस वाले पोटेंशियल का मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। जब मैं इस वाले पोटेंशियल का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे यहां से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। हाँ, मतलब इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 1 से 2 तक। कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। ठीक है। अच्छा, अब देखो जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, माइनस ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 3x। कितनी है, 4x स्क्वायर प्लस 3x। कितनी है, 4x स्क्वायर प्लस 3x डॉट dx। 4x स्क्वायर प्लस 3x dx कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 3x dx। अच्छा, अब देखो, अब होगा क्या यहां से, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो कितना आएगा, माइनस के। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन क्या है, ये होगा यहां पर ऐसे इंटीग्रेशन। देखो, या तो इसको तोड़ के कर लो या फिर इसका डायरेक्ट कर दो। तो इसका कितना आएगा, इंटीग्रेशन आएगा इसका 4x क्यू अपॉन क्यू, 4x क्यू अपॉन क्यू, और प्लस के 3x स्क्वायर अपॉन 2, प्लस के 3x स्क्वायर अपॉन 2। और ये कहां से कहां तक था, 1 से 2 तक। तो ये कहां से कहां तक होगा, 1 से 2 तक। अच्छा, जिसकी ये समझ में नहीं आया वो देखो मैंने कैसे किया। जो ये मेरा 4x स्क्वायर था, 4x स्क्वायर था, ये इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, तो ये कितना आया, ये आया 4x की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, देखो 4 का इंटीग्रेशन, 4 को ऐसे ही ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, तो 4 का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। अब इंटीग्रेशन करना है मुझे x स्क्वायर का, जो कि कितना आया है, x क्यू अपॉन 3। कितना आया है, x क्यू अपॉन 3। अब ये क्यों आया, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n का, वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन के n प्लस 1। हाँ, तो यहां पर n कितना है, 2, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन के 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, x की पावर 3/3। समझ गए। हाँ, ऐसे ही जो x की पावर 3 जो है 3x है, 3x की 3 को तो मान लेंगे, 3 का तो कोई वो नहीं है। फिर अगर मैं x का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो कितना आएगा, x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन के 1 प्लस 1। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 2 अपॉन 2। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या है, अब हमें लिमिट पुट करनी है। अब देखो, अब जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा, पहले मैं 2 पुट कर रहा हूं, फिर उसके बाद 1 पुट कर दूंगा, तो वो आएगा 4 इंटू, जब मैं x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो 4 3 2 8 जा 2 3 जा 8, कितना आएगा, 2 3 जा 8 प्लस 3 इंटू x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अच्छा, अब इसमें से अब लिमिट कितनी पुट करूं, 1, तो 1 पुट करूंगा तो x की कितनी भी पावर हो 1 का 1 ही रहता है, 4 अपॉन 3 अपॉन के 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 3 अपॉन के 3 अपॉन 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ जाएगी। अब देखो यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, माइनस का ये हो जाएगा 32 अपॉन 2, 32 अपॉन 2 प्लस के 12 अपॉन 2, प्लस के 12 अपॉन 2, और ये कितना होगा 4 अपॉन 3 प्लस के 3 अपॉन 2। ठीक है, अब यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा, ओ सॉरी ये 3 है ना, हाँ, तो ये निकलेगा 3, हाँ, इसका मल्टीप्लाई करो, इधर एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का 6, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 प्लस के इसका करेंगे तो 48, इसका करेंगे तो 48 माइनस के इसका करेंगे 12, सॉरी 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 अपॉन के 6। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेना, कितना आएगा 8 प्लस 9 अपॉन के 6। तो यहां से चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा वो निकलेगा, देखो 100 अपॉन 6, 100 अपॉन 6 माइनस का ये कितना है 17 अपॉन 6, माइनस का 17 अपॉन 6, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 83 अपॉन 6, 83 अपॉन 6 वोल्ट। ये जो है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वो कितना आएगा, माइनस के 83 अपॉन 6। बोलो कितना आएगा, माइनस के 83 अपॉन 6 वोल्ट। ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट करेंगे इसको। तो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें हमें BA माइनस BB और BB माइनस BC निकालना है, यानी इनके बीच में हमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
ये देखो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। भैया आपको कैसे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है? अरे देखो ना, तीनों साइड बराबर दिख रही है, 2 मीटर की। अच्छा भैया, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल कितनी डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। उसके सभी एंगल कितनी डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। अच्छा, तो पहला हम क्या निकालेंगे? पहला निकालेंगे बी ए माइनस बीबी। बी ए माइनस बीबी जो होगा वो किसका इक्वल होगा? माइनस के ई डॉट आर, माइनस के ई डॉट आर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बी ए माइनस बीबी मैंने ई डॉट आर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर डीबी नहीं लिखा है, यहाँ पर डीबी नहीं लिखा है, यहाँ पर बी ए माइनस बीबी है, इसलिए मैंने ई डॉट आर लिख लिया। अगर मैं जब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो क्या आएगा? ई आर कॉस थीटा, ई आर कॉस थीटा। अच्छा, अब मैं क्या है? ए से बी जा रहा हूं, ए से बी जा रहा हूं, तो ए से बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। और आर डिस्टेंस किधर मेरी? इधर। देखो आर डिस्टेंस वो मैं जाकर कर रहा हूं ए से बी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इधर। तो इनके बीच में थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा? 60 डिग्री होगा, नहीं होगा? हाँ भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा 10, यानी यहां से बी ए माइनस बीबी कितना निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 10, और आर कितना है? 2 मीटर, और एंगल कितना है? 60। तो cos 60 कितना होता है? 1/2 है। और ये कितना होता है? माइनस के ई आर। देखो ये कितना होगा? माइनस के ई आर cos थीटा। तो यहां से 2 से ही 2 कट जाएगा, तो माइनस का 10 वोल्ट, यानी बी ए माइनस बीबी कितना निकलेगा? माइनस का 10 वोल्ट। अब जो दूसरा है, दूसरा क्या होगा? यहां से बीबी माइनस बीसी, बीबी माइनस बीसी, ये भी क्या होगा? माइनस के ई डॉट आर, ई डॉट आर, मतलब कि माइनस के ई आर cos थीटा, ई आर cos थीटा। अच्छा, अब देखो कहां से कहा जा रहा है? बी से सी, नहीं नहीं है ना, बी से सी, बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं। ये जो गड़बड़ हो गया यार है। अब इसमें क्या है? हम देखो बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, तो यहां पर थीटा कितना होगा? थीटा होगा 0 डिग्री, क्योंकि हम बी से सी जा रहे हैं इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? इधर। तो यहां पर होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? बीबी माइनस बीसी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा 10, इलेक्ट्रिक फील्ड 10, और आर कितना है? आर है 2, और यहाँ पर थीटा जो है 0, और cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1, यानी यहां पर जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा यहाँ पर माइनस का 20 वोल्ट आंसर आएगा, माइनस का 20 वोल्ट आंसर आएगा, माइनस का 20 वोल्ट आंसर आएगा। इसको नोट कीजिए। आइए अब अगला सवाल, सवाल तो नहीं है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि क्या है हमारा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? यहां से बोर्ड में सवाल पूछने के चांसेस बन जाते हैं भैया, क्योंकि यहां से थ्योरी का भी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है ना, एक ऐसी सरफेस है जिस सरफेस पर अगर मैं कहीं पर भी जाकर देखूं तो वहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या मिलेगा मुझको? सेम मिलेगा है। अच्छा, तो एक ऐसी सरफेस जिसकी हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? एनी सरफेस, any surface that has same potential at every point on it, every point on it is called equipotential surface, is called equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट, है, यानी कोई भी एक ऐसी सरफेस जिसकी हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। जैसे भैया मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा भैया, प्लस क्यू चार्ज है, अब इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती हुई दिखाई देती है मुझको, है ना। हाँ भैया, बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अच्छा, अब मान लो कि मैं यहां पर एक इस चार्ज की एक सरफेस बनाऊं, है ना, इस चार्ज की एक सरफेस बनाऊं, ये देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं मैं, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं। और याद रखना, जो पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल। तो ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये,
इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और ये चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज। तो ये कैसी होगी, स्पेरिकल, स्पेरिकल, यानी कोई भी पॉइंट चार्ज होता है, कोई भी पॉइंट चार्ज होता है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनती है वो कैसी बनती है, स्पेरिकल बनती है। अच्छा, अब ये देखो, ये मेरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई है भैया, ये है ना, बहुत बढ़िया भैया। मतलब इसके हर पॉइंट्स पर, इसके हर पॉइंट पर देखो गोला ढंग से बना लेना है ना, ये क्या है, स्फीयर है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये जो पॉइंट है, इस हर पॉइंट की दूरी इस चार्ज से कितनी होगी, आर 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 आर। अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी ए, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है बीबी, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है बीसी, और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो है बीडी, है ना। तो अब ये सभी पॉइंट्स क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर लाई कर रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर लाई कर रहे हैं। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा बी ए इज इक्वल टू बीबी इज इक्वल टू बीसी, और वो किसके इक्वल होगा, बीडी। यानी सभी पोटेंशियल जो है वो सेम होंगे, सभी पोटेंशियल जो है वो सेम होंगे। यानी इस, अब एक चीज समझो, ये क्या है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या है, लोकस, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सरफेस, है ना। एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है, लोकस मतलब पाथ है जिनका पोटेंशियल सेम है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा लोकस, या फिर जिसको पाथ बोल लो, एक ऐसा लोकस है जिस सरफेस, यानी जिस, जहां पर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है स्फेरिकल ही होगी, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होती है। तो इसको नोट डाल के लिख लीजिए, इसको नोट डाल के लिख लेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस is spherical, is spherical for point charge, spherical for point charge, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, ये स्पेरिकल हो सकती है ना। और जरूरी रखना हमेशा स्पेरिकल नहीं होगी, है ना। ऐसा मत समझ लेना कि कहीं पर आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस देख ली तो ये सोचो कि हमेशा स्पेरिकल होगी, नहीं भैया, पॉइंट चार्ज के लिए स्पेरिकल होती है। अच्छा, इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, इसको नोट कीजिए, तब तक कर लिया, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं, अब सोचो, अगर मैं इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो अगर मैं इस सरफेस पर टेस्ट चार्ज को घुमाऊं तो क्या मुझे वहां पर वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं इस सरफेस पर टेस्ट चार्ज को घुमाऊं तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा, सोचो जरा। देखो, प्रॉपर्टीज डालिए, और प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी डालिए। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन moving a test charge, in moving a test charge on equipotential surface, equipotential surface, यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे तो वहां पर क्या है, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। जैसे आपने देखा था कि हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट पर लेकर आते थे तो भैया वहां पर वर्क होता था। वहां पर वर्क क्यों होता था, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल में चेंज आता था, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम है, मतलब नो चेंज इन पोटेंशियल, है ना, नो चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल सेम है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, समझ रहे हो। हाँ, और लिखना चाहो तो W इक्वल टू कितना, अरे V, डेल्टा V कितना था, डेल्टा V था W अपॉन Q, तो W इक्वल टू कितना होगा, Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V कितना है, डेल्टा V है 0, डेल्टा V है 0, तो यहां से वर्क भी कितना होगा 0, वर्क भी कितना होगा 0, समझ गए। हाँ, अब लेकिन मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक सरफेस है, मान लो कि मेरे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल है 20 वोल्ट है। मान लो कि ये कोई सरफेस है, ए सरफेस दे दिया मैंने इसको नाम, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और मेरे पास दूसरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, है ना, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैंने नाम क्या दे दिया, बी। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस, कोई मेरे पास टेस्ट चार्ज है Q0, तो मैं इसको इस पोटेंशियल सरफेस से इस पोटेंशियल सरफेस पर लेकर जा रहा हूं, तो क्या वर्क होगा, हाँ भैया होगा, क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। देखो, जब मैं किसी टेस्ट चार्ज को एक ही सरफेस पर घुमाता हूं, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर घुमाता हूं, तो वहां पर वर्क नहीं होगा, लेकिन मैं जब भी किसी टेस्ट चार्ज को एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर लेकर जाता हूं तो वहां पर वर्क होगा। जैसे देखो, मेरे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज था,
प्लस क्यू चार्ज था, है ना, उसके लिए मैंने एक मैंने ये लो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दी। अब मैं इसको टेस्ट चार्ज है मेरे पास, अब मैं इस टेस्ट चार्ज को इस सरफेस पर कहीं पर भी घुमा लूं, इस सरफेस पर कहीं पर भी घुमा लूं, कोई भी बरकटन नहीं होगा, कोई भी बरकटन नहीं होगा। लेकिन अब इस चार्ज के लिए मैं एक और सरफेस बनाऊं, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं, ये रही, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दूं। अच्छा, क्या केवल एक चार्ज के लिए एक ही सरफेस होगी? नहीं, कितनी भी सरफेस हो सकती है एक चार्ज के लिए, एक चार्ज के लिए कितनी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकती है। अच्छा, अब मैं जब इस टेस्ट चार्ज को जब इस सरफेस के ऊपर घुमा रहा था तो यहां पर क्या है, कोई वर्क डन नहीं निकल रहा था। लेकिन अब मैं जैसे इस टेस्ट चार्ज को इस सरफेस से इस सरफेस पर लेकर जाऊंगा तो यहां पर वर्क डन होगा, यहां पर क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड is normal to the equipotential surface at every point, यानी अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की किसी भी पॉइंट पर जाकर देखूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। जैसे किसी भी प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे होती है, ऐसे होती है। हाँ भैया, ऐसे होती है। देखो, अगर मैं यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहूं तो ये देखो, ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट डालूं तो मैं देख लूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट डाल के देखता हूं तो ये जो मैं देखता हूं कि नॉर्मल की परपेंडिकुलर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट डालूं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, वो क्या है, परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। बात समझ गए? अच्छा, अब देखो, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो इस हर पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। देखो, मैं कहूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, परपेंडिकुलर, मतलब जो थीटा है वो थीटा कितना है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है। हाँ, तो E इक्वल टू कितना होता है, देखो V इक्वल टू होता है ई आर कॉस थीटा, यही होता था। V इक्वल टू कितना होता था, ई आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना 90, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहां से V कितना आएगा 0। और यहां पे क्या होता था, ये होता था dV, ये होता था dV। और जो dV होता है, अगर dV 0 आ रहा है यानी किसी का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब यहां पर जो B है वो कांस्टेंट है, V जो है वो कांस्टेंट है। अरे दोबारा समझो, देखो यहां पर थीटा है 90, हमने पढ़ा था कि E इक्वल टू कितना होता है, dV ओवर dr। तो यहां से अगर मैं dV निकालूं कितना आएगा, माइनस के dV ओवर dr, तो ये आएगा माइनस के E डॉट dr cos थीटा, यही आएगा। थीटा है 90, तो cos 90 कितना होता है 0, तो यहां से dV कितना आएगा 0, और यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल क्या आ रहा है 0, तो पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि किसी चीज का डिफरेंशिएशन तब आ सकता है जब वो कांस्टेंट हो। इसका मतलब इसका पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, यहां पर पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहां पर पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अच्छा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां पर 0 है। अगर मैं कहूं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो dV कितना होता है, dV इक्वल टू माइनस के E dr cos थीटा। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो dV कितना होगा 0, dV होगा 0, यानी B तब भी क्या होगा, कांस्टेंट। B क्या होगा, कांस्टेंट। समझ रहे हो? देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस थी तब भी मेरा पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट था उस सरफेस पर। ठीक है, उस सरफेस पर मेरा क्या था, पोटेंशियल कांस्टेंट था। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces can intersect each other, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर मान लो कि मेरे पास ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी, दो पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी। इसका रीजन लिख लीजिए, रीजन लिख लीजिए। रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be there will be there will be two values of potential which is not possible, क्योंकि एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि एक पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कैंसिल या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना। हाँ, अब देखो चौथा पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर in the region of strong electric field, देखो अगर कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ज्यादा डेंस होंगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो वहां पर कम डेंस होंगी। जैसे आपने देखा था ना कि जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, ऐसे इक्विपोटेंशियल सर्फेस का है। जैसे मैं कहूंगी प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पास पास बनेंगी, ये सॉरी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे बनेंगी, पास पास, और दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम होती जाएगी, तो इन इक्विपोटेंशियल सर्फेस के बीच की डिस्टेंस भी ज्यादा होती जाएगी, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस भी ज्यादा होती जाएगी। मतलब जहां पर ज्यादा इक्विपोटेंशियल होगा, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ज्यादा होंगी, और जहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर क्या है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। सिंपल समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो एक डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ज्यादा। तो आज की वीडियो के ये तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।